क्लास 2 वर्णमाला। क्लास 2 वर्णमाला। क्लास 2 वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 53 है। वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 53 है। हिंदी केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा नया वर्ण जोड़ा गया है ल। हिंदी केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा नया वर्ण ल जोड़ा गया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा नया वर्ण ल जोड़ा गया है। नए वर्ण का प्रयोग हरियाणवी गढ़वाली कुमायूं मराठी में होता है। नए वर्ण का प्रयोग हरियाणवी गढ़वाली कुमायूं मराठी में होता है और दक्षिण भारतीय भाषाएं जैसे तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम में भी होता है। तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम में भी होता है। वर्ण वर्ण जिनके खंड अर्थात टुकड़े ना किए जा सकें। वर्ण किसे कहते हैं? जिनके खंड अर्थात टुकड़े ना किए जा सके। ऐसे करके खंड कर दो ना तो ये वर्ण नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। का के ऐसे टुकड़े कर दो तो ये वर्ण नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही लिखा होना चाहिए। ध्वनि प्रत्येक वर्ण में जो आवाज़ होती है जो कि दूसरे से अलग है। ध्वनि क्या है? प्रत्येक वर्ण में जो आवाज़ होती है जो कि दूसरे से अलग होती है ध्वनि कहलाती है। जैसे आ की, ई, उ, री, का, ख, ग, घ, इन सब की ध्वनि है और सबकी आवाज़ अलग है। अक्षर वर्णों का मौखिक रूप अर्थात जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ये अक्षर कहलाते हैं जिनको कम या नष्ट नहीं किया जा सकता। अक्षर वर्णों का मौखिक रूप अर्थात जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ये अक्षर कहलाते हैं। जब किसी किताब पढ़ रहे हैं ना तो उच्चारण करते हैं, एक बार एक आघात में उच्चारण करते हैं तो उन्हें एक अक्षर कहते हैं। जैसे का, रा, तो ये रा, म, इसमें 2 अक्षर हो गए तो ये अक्षर कहलाते हैं जिनको कम या नष्ट नहीं किया जा सकता। वर्णों का लिखित रूप होता है। वर्णों का लिखित रूप होता है वर्ण जिसके खंड अर्थात टुकड़े ना किए जा सकें। वर्ण क्या होता है? लिखित। वर्णों का लिखित रूप होता है वर्ण। ध्वनि जी आवाज़ मौखिक रूप। अक्षर वर्णों का मौखिक रूप अर्थात जब वर्णों का उच्चारण हो तो अक्षर कहलाते हैं। ये भी मौखिक रूप है, ये भी मौखिक, ये भी रूप मौखिक रूप है, ये भी मौखिक रूप है। लिपि चिन्ह प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित चिन्ह या संकेत होता है जिसे लिपि चिन्ह कहा जाता है। जैसे आ, ई, उ, री। अब एक बात देखो, एक बात देखो कि वर्ण, ध्वनि, अक्षर, लिपि चिन्ह। वर्ण, ध्वनि, अक्षर, लिपि चिन्ह एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगर ऑप्शन दिया है भाषा की, प्रश्न दिया है भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है तो हम ध्वनि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ध्वनि। ध्वनि को प्रायिकता देंगे। अगर ध्वनि नहीं है तो वर्ण। ठीक है। अच्छा ये बताओ, भाषा या वाक्य की लघुत्तम सूचितम निम्नतम इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा या वाक्य की लघुत्तम सूचितम निम्नतम इकाई क्या है? ध्वनि। अब देखो, भाषा या वाक्य की लघुत्तम सूक्ष्मतम निम्नतम इकाई क्या है? ध्वनि। अब देखो, भाषा बोली इसमें ध्वनि का खेल है। अगर ध्वनि ही नहीं होगी तो क्या कैसी भाषा? ठीक है। तो भाषा या वाक्य की लघुत्तम सूक्ष्म इकाई क्या है? ध्वनि। दूसरी देखो, भाषा या वाक्य की लघुत्तम मौखिक इकाई अक्षर। अक्षर मौखिक का नाम आ गया ना, तो अक्षर। ठीक है। वाक्य या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। वाक्य या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। अगर यहाँ पर सार्थक आ जाएगा ना, वाक्य भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई। सार्थक तो शब्द होता है, ये सब सार्थक नहीं हो सकते वो। ठीक है। भाषा की सबसे बड़ी
दीर्घतम विशालतम इकाई क्या है? वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी दीर्घतम विशालतम इकाई क्या है? वाक्य। अब देखो यहाँ पे ये का दिखाई दे रहा है, का, और का ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, का और ये आ। इसका तो कोई उच्चारण होगा नहीं बिना इसके। अब का दो चीज़ों से बना है और ये सिंगल है ये, तो यहाँ पर क्या है? ध्वनि। और ये दोनों मिलकर के क्या बनना है? वर्ड बनना है। तो बड़ से भी छोटी क्या है? ध्वनि है। और अक्षर से छोटा क्या है? ध्वनि। ठीक है। अब देखो सबसे छोटी होती है ध्वनि, ध्वनि से बड़ा वर्ड, वर्ड से बड़ा अक्षर, अक्षर से बड़ा शब्दांश, शब्दांश से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा पद, पद से बड़ा पदबंध। फिर है वाक्य या उपवाक्य, वाक्यांश या उपवाक्य, दोनों एक ही है। वाक्य या उपवाक्य एक ही है, वाक्यांश या उपवाक्य एक ही है। फिर है वाक्य, फिर है वाक्य, फिर अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद अध्याय, फिर उसके बाद पुस्तक। शब्दांश, शब्द की मतलब शब्द का अंश शब्द के आगे आ सकता है या शब्द के पीछे आता है। शब्द के आगे आएगा तो उपसर्ग, शब्द के पीछे आएगा तो प्रत्यय। अब देखो वर्ण के भेद कितने होते हैं? 3। अब यहाँ पर देखो वर्ण के भेद, वर्ण के कुल भेद, वर्ण हिंदी में वर्ण के भेद, संस्कृत में वर्ण के भेद, ये देखते हैं। यहाँ पर देखो वर्ण के भेद कितने होते हैं? 3। यहाँ पर इसका मतलब है मास्टर जी तुम्हें वर्ण के भेद 3 पढ़ाएंगे। अगर प्रश्न में पूछा जाए वर्ण के भेद कितने होते हैं तो हमें आंसर देना है 2। वर्ण के भेद कितने होते हैं तो आंसर देना है 2। और ये पूछा जाए हिंदी में वर्ण के भेद कितने होते हैं, और आगे हिंदी लगी हो ना, तब पूछा जाए तो वर्ण के भेद हमें 2 ही बताने हैं। वर्ण के भेद या हिंदी में वर्ण के भेद कितने होते हैं तो 2 होते हैं। अगर पूछा जाए वर्ण के कुल भेद कितने होते हैं तब 3। वर्ण के कुल भेद कितने होते हैं तब बताना है 3। और संस्कृत में वर्ण के भेद कितने होते हैं तो 3। संस्कृत में वर्ण के भेद कितने होते हैं? 3। समझ में आया? वर्ण के भेद सर जी हमें 3 पढ़ाएंगे, तो वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। और हिंदी लगा दो आगे, यहाँ पर हिंदी लगा दो, तब वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। वर्ण में कुल भेद कितने होते हैं? यहाँ पर कुल आ जाए ना तो इसलिए एक और बढ़ जाएगा, तो वर्ण के भेद 3 होते हैं। संस्कृत में वर्ण के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अगर पूछा जाए हिंदी के भेद कितने होते हैं, हिंदी में मूल, हिंदी के मूल भेद कितने होते हैं तब बताने हैं 2। अगर हिंदी में मूलतः भेद कितने हैं तब बताने हैं 2। अगर पूछा जाए हिंदी में बेसिक मूल कितने होते हैं तो 2। तो प्रारंभिक में, शुरुआत में, बेसिक मतलब शुरुआत में हिंदी के भेद कितने होते हैं? 2। मूलतः मूल भेद कितने होते हैं तो 2 बताने हैं। ठीक है। लोगों में कन्फ्यूजन रहती है, ये क्यों रहती है कन्फ्यूजन? कि हिंदी व्याकरण 2 लोगों की जगह 2 लोगों से डिसाइड होती है, भाषा वैज्ञानिक की तरह से और व्याकरणिक तरह, व्याकरण के विद्वान की तरह, व्याकरण के विद्वान लोगों की तरह से और भाषा वैज्ञानिक के लोगों की तरह से। अगर इन सब का भी पूछा जाए ना, इन सब का भी पूछा जाए तब भी 2 ही बताने हैं। ठीक है। अब देखो वर्ण के मूलतः भेद कितने होते हैं? वर्ण के मूलतः भेद होते हैं 2, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। हिंदी में वर्ण के भेद कितने होते हैं तो 2। मूलतः कितने भेद होते हैं? 2। कुल भेद कितने होते हैं? कुल भेद 3 होते हैं। और संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं। कुल भेद 3 होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। मूलतः कितने होते हैं? मूलतः 2 होता है, कुल 3 होते हैं। इतनी समझ में आ गई? राइट। अब देखो स्वर कितने होते हैं? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है स्वर कहलाते हैं। स्वर किन्हें कहते हैं? तो स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है स्वर वर्ण कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक हो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो, स्वतंत्र पूर्वक हो, स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। हिंदी में कुल स्वर की संख्या ये भी 11 होती है। हिंदी में कुल स्वर की संख्या 11 होती है। संस्कृत में
स्वर वर्ण की संख्या 13 होती है। संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या 13 होती है। और 12वां री, बड़ा री, और 13वां लरी, लरी। जो 53 हुए हैं ना, तो वो इस इनमें नहीं आएगा। वो उनकी उसकी अलग ही क्वालिटी है, विशेष वर्ड। उसकी अलग ही क्वालिटी है, विशेष वर्ड। अब देखो स्वर कौन कौन से होते हैं। तो स्वर स्वर होते 11 ही हैं। संस्कृत में 13 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। अ आ ई उ री, ए ऐ ओ औ। 12वां होता है, लेकिन 12 हिंदी का नहीं है, ये संस्कृत का है। संस्कृत का है री, बड़ा री, ऋचा, पितृ। ठीक है। 13वां है लरी, लरी, तो ये कृष्ण, कृपया, पितृ। ठीक है। और ये वाला है ऋषि वाला। ठीक है। अब देखो स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। और 4 में से पहला देखो 4 में से पहला देखो, मात्रा, उच्चारण, समय के आधार पर स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं? 3। 4 में से पहला, ये भेदों में से भेद है। मात्रा, उच्चारण, समय के आधार पर वर्ण के भेद। मात्रा भी एक ही चीज़ है, उच्चारण, समय। मात्रा, समय, उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के भेद 3 होते हैं। एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ, एक होता है प्लुप्त। इसमें एक मात्रा होती है, इसमें 2, इसमें 3। इसकी आधी मात्रा इसमें होती है, और इसकी 3 गुनी इसमें। इसे लघु स्वर, इसे बड़े स्वर, इसे विशाल स्वर कहते हैं।